नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं। गूंज की शुरुआत न्यूज 18 इंडिया पर हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं। बस अब से कुछ सेकंड पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे और अब बारी पुतिन की है। वो भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इस दौरान भारत और रूस के बीच 7 अहम समझौते हो गए हैं। इसमें तकनीक से लेकर रक्षा, निवेश से लेकर ऊर्जा, हर क्षेत्र में दोनों देशों ने साथ मिलकर चलने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरा दी है। आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया को दोनों नेताओं ने दो टूक जवाब दिया है। राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से ग्लोबल संदेश गया है, जिसमें यूएस को भी यह संदेश है, जमीन आपकी इस्तेमाल आप अपनी बेहतरी के लिए कीजिए, लेकिन किसी और की जमीन से मौजूदगी जाहिर करके हमारी लकीर छोटी करने को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी जमीन से आतंक को सींचने वाले पाकिस्तान को भी मैसेज क्लियर है। पुतिन का इससे पहले आज सुबह ग्रैंड वेलकम हुआ। न्यूज 18 इंडिया ने हर तस्वीर आप तक पहुंचाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूसी भाषा में लिखी श्रीमद् भगवद गीता भेंट की थी कल रात को ही। वो गीता जो अपने आप में सफलता की हर सीढ़ी को आपके दर तक ला देती है, शांति का संदेश पढ़ाती है, जो बुद्ध का रास्ता भी दिखाती है और युद्ध का भी उसी में जिक्र, और वो भी तब जब आपको अपना बचाव करना हो। बस वो आप पर निर्भर करता है कि आप गीता से सीखना क्या चाहते हैं। लेकिन पीएम मोदी के पुतिन को श्रीमद् भगवद गीता गिफ्ट करने पर देश में राजनीति शुरू हो गई। अनफॉर्चुनेट। सीपीआईएम के नेता हन्नान मोल्ला, उन्होंने जो कहा वो बेहद शर्मनाक है। हन्नान मोल्ला कहते हैं कि जिसके पास जो माल होगा वही देगा ना। तुम्हारे पास चाय है तो चाय पिलाओगे, कॉफी है तो कॉफी पिलाओगे, उसके पास गीता है तो गीता प्रेजेंट करेंगे। उसको तो हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दुनिया को दिखाना है हिंदुत्व की बुनियाद क्या है। गीता का हिंदुत्व और मोदी का हिंदुत्व अलग है। गीता का हिंदी तो इंसान को बांटने और आपस में लड़वाने के लिए नहीं बोलती है, लेकिन मोदी की गीता सांप्रदायिकता पर आधारित है। हन्नान मोल्ला जिस श्रीमद् भगवद गीता के लिए इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी गिनती सनातन के बेहद पवित्र ग्रंथों में होती है। ऐसे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, माल कहना, बीजेपी ने पलटवार करने में उसके बाद देर नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कहते हैं कि इंडिया ब्लॉक की एक पहचान करो, हिंदू आस्था का अपमान। गीता को माल से तोल देते हैं, जिसमें करोड़ों की आस्था है। रेवंत रेड्डी के बाद अब हन्नान ने अपमान किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी सुर में सुर मिलाते हैं, ये कहा है शहजाद पूनावाला ने। और ये कोई पहला मौका तो नहीं है जब पीएम मोदी ने किसी विदेशी नेता को श्रीमद् भगवद गीता गिफ्ट की हो। इससे पहले भी 3 सितंबर 2014 को पीएम ने जापान के सम्राट आकिहितो को श्रीमद् भगवद गीता की एक प्रति भेंट की थी। 17 सितंबर 2014 को पीएम ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चीनी भाषा में लिखी श्रीमद् भगवद गीता भेंट की थी। 30 सितंबर 2014 पीएम ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को खादी आवरण वाली गांधी द्वारा रचित गीता उपहार स्वरूप दी। 2015 में 14 नवंबर वो तारीख पीएम ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को गीता के श्लोकों के उकेरे हैंडमेड जो प्रति है वो उपहार में दी थी। लेकिन इससे पहले कभी किसी ने इतनी निम्न स्तर की बयानबाजी नहीं की जितनी आज की तारीख में हो रही है। अब सवाल तो बनता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो विपक्ष की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, इतने निचले स्तर की। कहीं इसके पीछे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का वो बयान तो नहीं है। न्यूज 18 इंडिया पर हमने दिखाया था, इसी शो गूंज में जनता के सामने एक्सपोज किया कि अगर ऐसा है तो अभी आपको ऐसे और बयान भी सुन लेने चाहिए। और तैयार रहिएगा, क्यों न्यूज 18 इंडिया बार बार इस तरफ इशारा कर रहा है कि जिस तरीके की इस वक्त बयानबाजी हो रही है वो हताशा दिखा रही है।
सूत्र ये मान रहे हैं कि आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में रात्रि भोज देंगी। और खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी को निमंत्रण नहीं दिया गया है इसमें, जबकि कांग्रेस नेता शशि थरूर भोज में आमंत्रित है। मुलाकात से रोकने के आरोपों की शुरू हुई सियासत अब बढ़कर उपहार के उपहास तक भी पहुंच चुकी है। हर मौके पर सियासत के लिए विख्यात विपक्ष और विपक्ष को करना चाहिए राजनीति, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसे टाइम पर जब दुनिया के बाकी तमाम मुल्क, वहां पर चलने वाली तमाम मीडिया संस्थान, अल जजीरा से लेकर एसोसिएटेड प्रेस, जर्मनी के डॉयच वेल, अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट, किसी को आप उठा लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स, ज्यादातर अखबार जो संदेश वहां से निकला है वो क्या है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद पुतिन की भारत यात्रा मोदी के लिए नाजुक कूटनीतिक संतुलन है। देश की राजनीति इधर देख लीजिए आप, अलग ही दिशा में चल रहे हैं। गीता दिया क्योंकि सांप्रदायिकता फैलानी है। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल कि पुतिन के दौरे से इतनी बेचैनी क्यों? क्या अमेरिकी दबाव के बावजूद कामयाब दिख रही भारत की कूटनीति से परेशान हो गए हैं? यह सबसे बड़ा सवाल कि विपक्ष मोदी का श्रीमद् भगवत गीता को गिफ्ट देना अपराध मान रहा है। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है जफर इस्लाम साहब, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा जी अभी जुड़ेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट मेजर गौरव आर्या आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी का मैं इंतजार कर रही हूँ और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब भी यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या सतीश जी, ये काहे आप गाल पर ऐसे हाथ धरे बैठे हुए हैं? भाई मैं विपक्ष की तरह चिंतित नहीं हूं। मैं चिंतित इस बात से हूं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रात्रि भोज में राष्ट्रपति भवन में नहीं बुलाया गया। मेरे ख्याल से अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा है हाँ। तो मैं समझता हूं इससे देश कमजोर होता है कि नहीं? मजबूती का सवाल है। अभी भारत तो थरूर जी को बुला दिया है ना सर? किसको? और भी किसी को बुला ले, कोई और भी तो हो। थरूर जी क्या वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करते? करते हैं ना वो करते हो, आप भी जाइए। धुर विरोधी रहे हैं। विपक्ष के नेता को मत बुलाइए, आप जाइए, हमको बुला लिया जाए। ठीक ही बात है, कोई बात नहीं। हम लोग को भी तो अच्छा लगेगा जाने में अगर बुलाया जाता है तो। आपको बुलाएंगे नहीं, ये बात अलग है ना? नहीं, हमको तो नहीं बुलाएंगे, हम जा चुके हैं कई बार, वैसा कोई बात नहीं है। उस समय सबको बुलाया जाता था, आजकल कुछ खास लोगों को भी नहीं बुलाया जाता है, कुछ खास लोगों को बुलाया जाता है। तो पहली बात यह है। लेकिन मैं एक टिप्पणी कर दूं, बहुत भारत का जो प्रधानमंत्री जी ने ये साहस दिखाया है, रूस के राष्ट्रपति यहाँ आए हैं, अब सिर्फ हथियार का व्यापार से आगे व्यापार बढ़ना चाहिए रूस के साथ। बढ़ गया ना सर? भाई बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात यह है कि तमाम दबाव का जिसका आपने जिक्र किया, जिस तरह से रूस को और भारत को ट्रंप ने कटघरे में खड़ा किया, उसके बावजूद ऐसी हिम्मत दिखाई गई तो बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि तेल का फवारा बढ़ता चलता रहे, रुके नहीं। रूस से रुक नहीं सकता, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि रूस के साथ जो संबंधों का आधारशिला है उसका पेटेंट कांग्रेसी शासन काल को है। और इसके लिए मोदी जी को अनुग्रहित होना चाहिए कि भाई बीच में क्या है, आजकल बैलेंस का जमाना है। ऐसा भी नहीं हम डर जाएं रूस के साथ कि हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाए, लेकिन ऐसा भी ट्रंप के सामने न झुके कि भाई रूस वाले हमसे जो है नाराज हो जाए। ये हन्नान मोला ने जो गीता को माल बोला है उस पर बोली ना कुछ? कौन है हन्नान मोला? अच्छा, वो नेता कम्युनिस्ट वाले, वो जो बोले हैं, अरे वो कम्युनिस्ट है, वो आज से बोल रहे हैं, आज से सारे कम्युनिस्ट यही तो दुनिया उनको अलाउड है? नहीं, उनको अलाउड डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आएगी। नहीं, उनका विचारधारा तो अलाउड ही है इस देश में। उनको बोले दीजिए ना, मैं उस राजनीतिक परिचर्चा में वो राजनीतिक कटाक्ष में नहीं पड़ता। यहाँ पर भी बहुत सारे एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं, उनको बोलने दिया जाए। तो बोलते ही रुकते हैं क्या सारे? तो फिर आप उनको, अरे तो फिर आप उनको राइट के सामने आजकल कोई राइट है ही नहीं। ओनली राइट इज राइट। अगर सब कुछ अलाउड है तो फिर अल्ट्रा राइट को भी फिर आप सब कुछ अलाउड कर लीजिए। फिर आप यहाँ बैठ कर अरे तो कौन रुक रहा है? मत कीजिए। आजकल तो अल्ट्रा राइट का जमाना ही चल रहा है। जमाना नहीं तो आप यहाँ बैठकर फिर निंदा प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे सर? किसके खिलाफ है?
मैं तो उनके खिलाफ भी नहीं कर रहा हूं। मैं गिना दूंगी, दसियों ऐसे इंसिडेंट है सर। मैं कह रही हूं, मैं अल्ट्रा राइट के पक्ष में नहीं हूं, किसी भी पत्रकार को नहीं होना चाहिए, और ना ही इस तरीके के ये वाहियात बयानबाजी के पक्ष में किसी को होना चाहिए जो गीता को माल बता दे। कहिए ना सर कि कम्युनिस्ट कह सकता है, ये किस तरीके का बयान है? देखिए, आप उसको अंग्रेजी में ले जाइए, अंग्रेजी में ले जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा वो क्या कहना चाहते हैं। नहीं भाई, मैं शुद्ध देसी हिंदी समझती हूँ, सोचती भी तो आप हिंदी में हूं, देसी मैं भाषा में अंग्रेजी उनको गाली देते रहिए। नहीं, तो मैं गाली कहाँ दे रही हूँ? मैं तो मत दीजिए। ये क्या बात हुई? तो वो कहाँ गाली दे रहे हैं? मैं गाली दे, उन्होंने भी गाली नहीं दी है, मेरी आदत नहीं है गाली। उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो वस्तु उपलब्ध है हम वो देंगे, बस खत्म बात है। एक प्रकार का उनका एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक कमेंट है, मैं इससे ज्यादा नहीं देख सकता। गीता माल है ये पॉलिटिकल नहीं, कमेंट है। वो तो आप ज्यादा उसको ले रही हैं। आप उन्हीं से पूछिए ना भाई, हम उस पर कोई टिप्पणी करने वाले नहीं थे। मैं इस बात से सुनिए, आप गीता पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? नहीं, मैं नहीं पढ़ता हूं ना, मैं जानता हूं, मैं उसको देखा नहीं हूं। मैं खाली नहीं श्रीमद् गीता, भगवत गीता आपने नहीं पढ़ी? नहीं, मैंने देखा भी नहीं, कभी देखी भी नहीं देखी। आपने किसी तरह की कोई रिलीजियस डायरी किताब कोई नहीं पढ़ी कभी? देखिए, मेरे लिए मानवता से बड़ा रिलीजन कुछ है नहीं। मैं पूछ रही हूँ, आपने पढ़ी है कोई और? नहीं, कोई नहीं पढ़ी है। बोल रहा हूँ नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी, और जीवन जीते तक नहीं पढ़ूंगा, ये भी सच है। सो बेसिकली आप भी लेफ्ट की विचारधारा से? मैं लेफ्ट वाला नहीं हूँ, मैं तो भगवान में बहुत यकीन करता हूं, लेकिन मेरी इतनी ताकत नहीं है, इतना मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं उतना जो गंभीर विषय है मैं वो पढ़ पाऊं। ये मेरी क्षमता से बाहर की चीज है। मुझे लगता है कि मैं पढ़ूंगा तो पागल हो जाऊंगा, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ता हूं। अच्छा ठीक है, तो आपने एक अपना वो बता दिया कि भगवान में मेरा यकीन है। ठीक है, चलिए शुक्र है कि भगवान में आपका यकीन है। जी, बहुत रिलीजियस हूं। ओके, आप रिलीजियस है, ये भी मैंने मान लिया, लेकिन अगर कोई रिलीजियस किताब को इस तरीके की चीजों से संबोधित करता है तो आपके हलक के नीचे कैसे उतर जाता है सर? मैं देखिए, वो उनसे पूछिए किस संदर्भ में बोला है। मैं कुछ नहीं हूं, कोई नहीं होता हूं टिप्पणी करने वाला। उनसे पूछिए नहीं, मैं कह रही हूं अगर यहाँ पर संगीत रखते कि नहीं करते? देखिए, मैं आज आपके पास आया हूं भारत रूस संबंधों पर बात करने के लिए। कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चूंकि मसला यहां तक आ गया है तो मैं तो आमने सामने की बात करती हूं। आप क्यों बच के निकल रहे हैं? आप कह दीजिए रूबिका लियाकत कोई किसी आप ज्यादा कहेगा मुझे रिलीजियस किताब पर कोई टिप्पणी करेगा। अरे मैंने नहीं किया ना, मैं उनका कोई ठेका ले रखा हूं। तो सुनिए सर, आपने फिर किसी और का भी ठेका नहीं लिया, नहीं है ना? आज ये क्लियर कर दीजिए। नहीं, किसी का ठेका नहीं ले रखा। ना बिदुड़ी का ठेका लेंगे आप, ना गिरिराज का ठेका लेंगे आप, ना साध्वी प्रज्ञा का ठेका लेंगे आप, ना किसी और साधु संत का ठेका, किसी का ठेका नहीं लेंगे आप। ये आप बोल दीजिए कि रूबिका लियाकत मेरे मुंह में मत, आप ही लीजिए ना ठेका उनका। क्यों ठेका लीजिए उनका? अभी आपने कहा मैंने ठेका नहीं ले रखा है। नहीं भाई, अरे वो किस संदर्भ में बोला? पहले लाइन में जो बोला वो सुनिए ना। पहले बोला कि जो उन्होंने कहा उनसे स्पष्टीकरण लिया जाए, उनको खेत जताना है खेत जताएं, उनको लगता है उन्होंने सही बोला है तो यही चीज फिर अग्री आप करेंगे दूसरे वाले पक्ष पर भी, राइट? हाँ, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, एब्सोल्युटली फाइन, नहीं, बिल्कुल करेंगे, एब्सोल्युटली फाइन, हाँ बड़े करेंगे। ठीक है, वो राजनीतिज्ञों की जंग है, उनके बोलचाल पे मत जाइए। वो बोलते कुछ है, करते कुछ है। नो, दिस इज नॉट राजनीति सर, दिस इज नो, आई डोंट कॉल दिस राजनीति। राजनीति करनी थी तो पुतिन और मोदी के बीच में जो डील हुई थी उस पर करते। जफर इस्लाम साहब, डील पे बात करिए ना भाई, कितनी बड़ी बात हुई है। नहीं कर रही हूं मैं, हन्नान मोल्ला की बात कर रही हूं जिनसे आप बचने की कोशिश डील पे बात करिए। हन्नान मोल्ला कौन होते हैं? आज मैं डील पर बात करूं और बाकी दूसरे दिन मैं याद दिलाऊंगी सर। आपको याद दिलाइएगा मुझे, उस दिन भी यही आज रट लूंगी आज के दिन को, तारीख को, टाइम को। जफर साहब, गीता को माल बुला देना ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है इस मसले पर। बात कीजिए। अरे पूछिए ना, विपक्ष के बहुत सारे नेता बैठे हैं, उनसे पूछिए ना क्या बोलते हैं। हमसे क्या के लिए पूछ रही है? जफर जी से पूछिए, अभी देखिए एकदम हना के बोलेंगे। नहीं देखिए सतीश जी, मैं क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा वो मुझे तो मालूम है, लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि वो मानसिकता दर्शाती है कि किस तरह के मानसिकता के ये लेफ्ट के लोग हैं। ये किसी का भी अपमान कर सकते हैं, किसी की भी आस्था से अपमानित कर सकते हैं, और किसी को भी अब उनके आस्था में जो यकीन है उसके बारे में गलत बयानी कर सकते हैं। जैसा आज बढ़िया दोस्त आपका लेफ्ट है जफर। लेकिन आज चूंकि एक मिनट सुन लीजिए सतीश भाई, अभी आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, चूंकि हम लोग बैठे हैं यहाँ पर भारत और रूस के रिश्ते के बारे में, और जो आज ऐतिहासिक फैसला लिया गया है उसके बारे में भी कुछ चर्चा कर लेता हूँ। ये हन्नान मुल्ला जैसे लोग जो है
ये बेतुके बातें इसलिए करते हैं कि इनको कोई टीवी में थोड़ा जगह मिल जाए और कहीं ना कहीं ये अपनी लोकप्रियता इनको लगता है कि अपने समाज में और उस माइंडसेट के लोगों में बढ़ जाएगी। लेकिन हम थोड़ा सा आज चर्चा करना चाहते हैं कि आज ऐतिहासिक दिन है। इंडिया ने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो अपने, एक तो सबसे पहला जो प्रोटोकॉल तोड़ के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको जो एयरपोर्ट पर रिसीव किया, ये अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल था कि स्ट्रेटेजिक जो हम बिल्कुल अलग सोच रखते हैं एक शक्तिशाली देश की तरह। हम कोई किसी भी कैंप फॉलोअर की तरह नहीं है कि जो इस कैंप को फॉलो करेंगे। एलओपी को क्यों नहीं बुलाया आपने? अरे जो देखिए, जिनको बुलाया, जो राष्ट्रपति जी के यहाँ से जिनको दावत दी गई है, जो दावत के लायक है उनको दावत दी जाएगी। जो दावत के लायक नहीं है, ये क्या बात हुई सर? एलओपी लायक नहीं जा सकते, नहीं जाने के लायक है, वो कैसे लायक नहीं है सर? अरे भाई, ये आप थोड़ी डिसाइड करेंगे। मैं तो कह रहा हूं, जो आदमी झूठ बोलता हो, राहुल गांधी जी ने झूठ नहीं बोला। कल पार्लियामेंट के बाहर में बैठ कर क्या कह रहे थे कि हमें नहीं बुलाया जाता है जब फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं। 5 फॉरेन डिग्निटरीज का तुरंत हमने ट्वीट कर दिया जिनके साथ उनकी मीटिंग हुई थी। तो इस तरह के झूठे इल्जाम लगाने वालों को वहां भी जाके वो ऐसी चर्चा करेंगे जो देश हित में नहीं, वो अपने किसी को बार थोड़ी किया है कि नहीं बुला सकते हैं। किसी ने क्या, उनके पार्टी ने बार कर दिया कि इनको नहीं बुलाइएगा? जो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, शशि थरूर। आई वांट टू अंडरस्टैंड, अरे एलओपी को तो नहीं बुलाया लेकिन शशि थरूर जी को बुला दिया। व्हाट इज द रीजन? तो इसलिए लेट मी टेल यू द रीजन। शशि थरूर जी का स्टेचर, बैकग्राउंड और यूनाइटेड नेशन में काम किया हुआ जो एक्सपीरियंस है वो देश हित में काम आता है। इनका क्या काम आता है बताइए जरा? ये ऐसे बयान देते हैं जिससे देश को नुकसान होता है। ऐसे ऐतिहासिक पल पे एक लाइन बोलो क्या बीच में? नहीं, पंकज जी की बारी है सर, एक लाइन बोल देने दीजिए ना, एक लाइन। पूरे दुनिया, जफर भाई एक चीज याद रखिए, एक चीज याद रखिए, बस एक लाइन। सतीश जी, अरे सतीश जी सुन लीजिए मेरी बात, फिर बोल दीजिएगा। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि जब ऐसे ऐतिहासिक पल पे जब पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया के हर मुल्क, खासकर यूएस, खासकर यूरोपियन यूनियन, खासकर नेटो, ये सब देख रहे हैं कि भारत एक शक्तिशाली देश के तरह उभर के आया है, जिसने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर हमको एनर्जी की जरूरत होगी तो हमको जहां से लेना होगा देश हित में होगा, जहां हमको डिफेंस की जरूरत होगी डिफेंस की सपोर्ट जो बातें रखनी है वो तो रखी जा रही है ना सर। अब जो नहीं निकल कर आ रही है उस सवाल का जवाब हम ले रहे हैं। शशि थरूर को बुलाया गया, उनसे हमने सवाल पूछा, क्या जवाब दिया? फटाफट आपको सुना देते हैं एक बार। पंकज जी आप भी सुनिएगा गौर से सर। शशि थरूर जी जो राष्ट्रपति भवन में डिनर समारोह है पुतिन के सम्मान में, उसमें आपको तो बुलाया गया है, क्या आप जा रहे हैं वहाँ? देखिए, विदेश कार्य समिति के अध्यक्ष के रूप में मुझे बुलाया गया तो मैं क्यों नहीं जाऊँ? ये तो मैं हमारे फर्ज से जाता हूँ। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी एलओपी उनको नहीं बुलाया, मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया, आपकी पार्टी नाराज है इस बारे में? ये मुझे मालूम नहीं है। मेरे ख्याल में अच्छा होगा कि सबको बुलाया जाए इस विषय पे, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि किस बुनियाद पे ये सब कर रहे हैं। ये तो मेरे जिम्मेदारी नहीं, ये जिनकी जिम्मेदारी है उनसे पूछिए। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये कुछ ट्रेडिशन ऐसे होते हैं आपकी पार्टी का, जिसको फॉलो करना चाहिए। आपका मानना है कि ये ट्रेडिशन फॉलो करना चाहिए, राहुल गांधी को बुलाया जाना चाहिए था? देखिए, ट्रेडिशंस फॉलो करना चाहिए, नियम फॉलो करना चाहिए, प्रोटोकॉल के अनुसार उनका काम उनको ठीक तरह करना चाहिए। तो देखिए, शशि थरूर कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल के मुताबिक सरकार को राहुल गांधी को भी निमंत्रण देना चाहिए था। अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं वो कि भाई बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाया, पर मुझे बुलाया है, मैं तो जाने वाला हूं। सतीश जी एक लाइन और उसके बाद एक लाइन मैं जफर भाई के लिए बोलना चाहता हूं कि अगर इस देश में भारत की और मोदी जी के रूस नीति का किसी ने भी अगर खुल के समर्थन किया है तो उसका नाम राहुल गांधी है, वो भी अमेरिका की धरती पर। प्रभु, ये बोलने के लिए आपने 1 मिनट 1 लाइन बहुत बड़ी बात है। पंकज शर्मा जी, वो शशि थरूर जी जा रहे हैं और बहुत मासूमियत से कह रहे हैं कि नहीं बुलाया, बुलाना चाहिए था, कोई बात नहीं मैं तो जाऊंगा। ना तो जाना चाहिए उनको विदेश मंत्रालय की जो स्थायी समिति है उसके अध्यक्ष के नाते बुलाया है, तो वो जाएं। और उनकी पार्टी के अध्यक्ष और खासकर विपक्ष के नेता को नहीं बुलाया है, तब भी वो जाना चाहते हैं तो जाएं, उनको कोई ऐतराज थोड़े है। पिछले कई महीनों से शशि थरूर जी की जो भी क्रियाकलाप हैं उनको राजनीति में सभी लोग देख रहे हैं। अच्छी बात है जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि किस तरह से सरकार का ये ओछापन है
कि विपक्ष के नेता को आप भोज में नहीं बुला रहे हैं। क्या ये कोई शोभा देता है किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की हरकतों पर उतर आना? मूल मुद्दा ये है, कांग्रेस पार्टी से कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, ये मूल मुद्दा नहीं है। जुलाई 2024 में मोदी जी जब रूस गए थे तो पुतिन विमानतल नहीं आए थे। मोदी जी का स्वागत जो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं डेनिस मंटुरो, उन्होंने किया था। बड़ी अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने फिर भी बड़ा दिल रख करके पुतिन साहब जब यहाँ आए तो उनके स्वागत में वो खुद विमानतल पहुंच गए। अब आप कह रही हैं सारे कारोबारी सौदे हुए। भारत से रूस को निर्यात $5 बिलियन का होता है खाली। भारत से रूस को निर्यात सिर्फ $5 बिलियन, और भारत आयात करता है रूस से $64 बिलियन का। 12-13 गुना का फर्क है। अब आज जो सौदे हुए हैं इनमें इस मामले में क्या हुआ ये कोई बताएगा? अभी कह रहे थे जफर इस्लाम साहब कि 5 बार मिले विदेशी नेता राहुल गांधी से। 5 बार नहीं जफर इस्लाम साहब, 8 बार मिले। 8 बार, आप तो 5 ही कह रहे हैं, 8 बार मिले। लेकिन ये बताइए कि अरे 5 का ट्वीट क्या मैंने ये बताया? 2014 से 2024 तक कितने राष्ट्राध्यक्षों की, कितने शासनाध्यक्षों की और कितने दूसरे विदेशी मंत्रियों की भारत यात्रा हुई है आपको पता है? 328 और उसमें से 8 बार राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई है। और ये 8वां बार भी मुलाकात विपक्ष के नेता के तौर पर नहीं हुई है। विपक्ष के नेता तो राहुल गांधी अभी पिछले साल बने राहुल गांधी से वो फिर भी नहीं पंकज जी एक सेकंड, नहीं दिस इज हार्ड ट्रूथ। पंकज जी प्लीज, मैं एक चीज क्लैरिफाई। एक तो कहीं भी ऐसा कोई रूल बुक में कहीं मेंशन नहीं है कि एलओपी को आपको बुलाना ही पड़ेगा जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष देश का आ रहा है। नहीं सर रुकिए एक सेकंड, परंपरा रही है 2014 से पहले। सर मुझे गिना दीजिए, आप कह रहे हैं 300। पंकज जी प्लीज सुनिए ना, पंकज जी मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं 300 से ज्यादा बार राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां देश का दौरा कर चुके अलग अलग मुल्कों के। 2014 से पहले तो कई मर्तबा किया होगा। आप मुझे बता सकते कितनी दफा एलओपी को बुलाया गया है मुलाकात करने के लिए, डिनर के लिए? हर बार कैसे, कहां, बताइए ना मुझे। हर बार आप बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे 1957 से 2004। हाँ। तो पहले 1 साल शरद पवार विपक्ष के नेता थे और फिर 4 साल सोनिया गांधी। हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी भी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, हर बार विपक्ष के नेता को बुलाते थे। 93 से 96 तक जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे हाँ। तो अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे। हर बार अटल बिहारी वाजपेयी जी को नरसिम्हा राव जी बुलाते थे। अच्छा, और अब मुझे ये बताइए उनमें से कितने लोगों ने इस तरीके की बातें उस वक्त के प्रधानमंत्रियों के बारे में कही है जैसे एलओपी आज की तारीख में प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हैं? सर जरूरत ही नहीं है ना, कहने की जरूरत जिस बेतुके शब्दों के इस्तेमाल होते हैं पंकज जी, एलओपी को आपने कब सुना इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए 2014 से पहले? तब प्रधानमंत्रियों का आचरण ऐसा था ही नहीं कि विपक्ष का कोई नेता। एलओपी के आचरण पर भी बात कर लीजिए ना आप। एलओपी के आचरण पर बात करने से क्यों बच रहे हैं सर? एलओपी जब ये कहते हैं कि अंदर पेट अलाउड है, जब वो सांसदों को पेट बुला देते हैं, आप उस बात पर किसी तरह की चर्चा नहीं करेंगे? आडवाणी एलओपी थे, उनका कैसा आचरण था? हाँ मुझे बताइए स्वराज एलओपी थी, उनका कैसा आचरण था? मैं वही तो पूछ रही हूँ आपसे, आपको बताने से कतरा क्यों रहे हैं? आपको चाहिए कि सब कुछ जो है वो राहुल जी के मुताबिक, कांग्रेस के मुताबिक होना चाहिए। द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि हम हैं तो नहीं, हम कैसे भी बिहेव कर सकते हैं, हम किसी को कहीं भी उठाकर पटक सकते हैं, हम किसी को कुछ भी पुकार सकते हैं, लेकिन वी आर एंटाइटल्ड टू बी इनवाइटेड द वे वी वांट टू बी इनवाइटेड। सर वो जमाना चला गया है, अब वो जमाना रहा नहीं है। वो सिस्टम कुछ और हुआ करता था, आज सिस्टम पंकज जी कुछ और है। हर्षवर्धन जी भी यहाँ पर बने हुए हैं। हर्षवर्धन जी, पंकज जी कह रहे हैं एलओपी को बुलाया जाना चाहिए था, नहीं बुलाया, ये बेशर्मी की बात है। इस पर आप टिप्पणी करें, फिर रशिया और हिंदुस्तान की डील को लेकर मैं गौरव आर्या के पास जाऊंगी। फराज भाई आपका भी रुख होगा। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग, इस तरह की शब्दावली का उपयोग राहुल कांग्रेस से अभी सहानुभूति रखने वाले पंकज शर्मा जी ही कर सकते हैं।
ये निश्चित तौर पर मैं भी मानता हूं कि देश में आवाज बढ़ा लोकतंत्र के नाते विपक्ष के नेता को राष्ट्राध्यक्षों से मिलने का अधिकार है। राहुल गांधी भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं, दूसरे लोग भी मिलते रहे, सोनिया गांधी भी मिलती रही। सोनिया गांधी तो यूपीए के शासनकाल में मनमोहन सिंह से पहले राष्ट्राध्यक्ष से मिल लिया करती थी। अब वो कौन सा प्रोटोकॉल था, रिटेन था या अनरिटेन था, वो पता नहीं। लेकिन जरा सोचिए, हमारे देश का एलओपी ऐसा है जो संसद के बाहर खड़ा होकर कहता है कि भारत की इकोनॉमी डेड हो गई है। कब कहता है? जब हम अमेरिका के साथ ट्रेड डील निगोशिएट कर रहे हैं। वो कहता है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर है। कब कहता है? जब दुनिया के निशाने पर हम हैं और हमारे खिलाफ एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलता। वो ऐसा एलओपी है कि जो इल्हान ओमर से जाकर मिलता है और कहता है कि वो प्रतिनिधिमंडल आ गया, हम क्या करें। ऐसा एक एलओपी है जिसकी छुट्टियों का पता नहीं होता है, जो गुपचुप दौरे पर निकल जाता है। ऐसे एलओपी की हम बात कर रहे हैं। ये वो एलओपी है जिसके बारे में बराक ओबामा ने क्या लिखा, इसको कहने की जरूरत नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, लोकतंत्र में विपक्ष के नेता की भूमिका होती है, लेकिन वो भूमिका उस मर्यादा से तय होती है। अटल बिहारी वाजपेयी या सुषमा स्वराज या लाल कृष्ण आडवाणी या अरुण जेटली, उनसे तुलना करना राहुल गांधी की बहुत अन्याय वाली बात होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, मर्यादा से परंपरा चलती है और अगर मर्यादाएं टूटती हैं तो परंपराएं टूटती है। मैं इस पक्ष का हूं कि बिल्कुल एलओपी से मिलना चाहिए, लेकिन अगर इतना अमर्यादित एलओपी है, और मैं कह रहा हूं राहुल गांधी एलओपी बनने के योग्य नहीं है, पंकज जी, लेकिन एलओपी के पद पर है। अब वो पता नहीं फिर कब छुट्टी पर पंकज जी, निकल जाएंगे, ये भी आप देखिए। 40 सेकंड्स एंड फराज भाई एंड मेजर आर्या। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता प्रतिपक्ष से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सब बड़े शालीन नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी शालीनता का इन सब की शालीनता से इसलिए तुलना नहीं हो सकती कि राहुल गांधी इन सबसे कम शालीन नहीं है, ज्यादा शालीन है। सर, हम शालीनता पे कहां डिस्कस कर रहे हैं? रूबिका जी इतने शालीन थे कि संसद में आंख मारने का किसी और नेता का कोई इतिहास ही नहीं है। संसद में आंख मारने का किसी और नेता का कोई इतिहास ही नहीं। क्या कहने का, ऐसे जाके प्रधानमंत्री के गले पड़ जाना, इसका भी कोई इतिहास नहीं। आओ चलो वेल में कूद जाओ, इसका भी कोई इतिहास नहीं। ये वाला इतिहास है। कैसी बात कर रहे हैं? ये वाला इतिहास है। किसी एक महिला की हंसी को किसी राक्षसी की हंसी से तुलना करने का इतिहास है। संसद में तो पता नहीं क्या क्या इतिहास है हर्षवर्धन जी। पंकज जी, उस तरह से हम में से कोई यहां नहीं बोल सकता है। कुत्ते की आवाज हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए उस तरफ डिबेट में मत जाइए। हमको कुत्ते की आवाज निकालना नहीं आता। तरह की आवाजें निकली, आप कहां जा रहे हैं डिबेट में? तरह के इशारे हुए, नहीं निकाल सकते हम लोग। कोई नहीं कर पाएगा। ये आप संसदीय परंपराओं को कहां ले जाकर खड़ा कर दिया है। मर्यादा की सारी हदें लांग गए हैं और आप उसकी तुलना कर रहे हैं। और उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि अंदर कौन अलाउड है कौन नहीं अलाउड है। को सत्तारूढ़ दल के लोगों ने कहां ले जाकर खड़ा कर दिया है। किस किस तरह की बातें संसद में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कही हैं कि दूसरे समुदाय के लोगों के लिए किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं कर रहे हैं। मैं फिर आपको याद दिला दूं, एलओपी वर्सेस देश के प्रधानमंत्री भी यहां पर नहीं हो रहा है। बात इस पर आकर खड़ी हुई कि एलओपी को क्यों नहीं बुलाया गया। भाई वजह सामने रखी गई, एलओपी को नहीं बुलाया, शशि थरूर साहब को बुलाया गया। अगर कांग्रेस से किसी तरह की कोई एलर्जी होती तो शशि थरूर को भी ना बुलाते। भाई शशि थरूर ने तो वक्त वक्त पर जितनी तीखी आलोचना हो सकती है की है कि नहीं की है। एक लाइन और बोलने दीजिए, बस एक लाइन और कह दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जिस समय एलओपी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही मानने को तैयार नहीं, वो एलओपी हैं और वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गया, वो क्या मिलकर कहेंगे दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से जो विदेशी धरती पर जाकर भारत के लोकतंत्र को कमजोर कर रहा हो। मैं फिर कह रहा हूं एलओपी को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा एलओपी, ऐसा अमर्यादित आचरण करने वाला एलओपी वो मिलना चाहिए क्या, ये सवाल है। वोट चोरी होगा तो क्यों नहीं कहा जाएगा। ये देखिए फिर वोट चोरी होगा तो क्यों नहीं कहा जाएगा। अरे तो वो पुतिन को जाकर आप बोलेंगे वोट चोरी, जैसे राहुल गांधी बाहर जाकर बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज डाइंग, इकोनॉमी इज डेड।
यहाँ पर पुतिन और मोदी साथ खड़े होकर पूरे दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इधर आप कह रहे हैं कि इंटरनल पॉलिटिक्स में भी राहुल गांधी जो कह रहे हैं उस बात की सत्यता को मान लिया जाए। मतलब वो बात कितनी सत्य हो कि ना हो, नेता को सबसे बड़ा पंकज जी, खलनायक उसको बनाकर बस मान पेश ले, करने चूंकि में राहुल गांधी ने कहा है तो वो मान ही लेना दिन चाहिए। दूनी रात चौगनी उठा-पटक कर रहा है। ओके, मेजर आर्या, मतलब इमेजिन इस बात पर चर्चा की क्यों नहीं बुलाया, एलओपी को क्यों नहीं बुलाया, ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। जबकि पूरी दुनिया इस वक्त चर्चा ये कर रही है कि मोदी सेट फॉर ट्रेड एनर्जी टॉक्स विद पुतिन amid US pressure, है ना? Putin and Modi to meet amid politically treacherous times for Russia and India. Modi rolls out red carpet for Putin, defying US pressure. ये क्या बताता है गौरव राजा? मेजर आर्या, ये क्या बताता है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद रूबिका आपका, आपने बुलाया अपनी डिबेट में। ये यहाँ से पूरा एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया था राष्ट्रपति पुतिन के साथ, और खास तौर से रोजनेफ्ट के सीईओ इगोर सेचिन भी आए। और आई मीन क्लियरली पुतिन साहब ने बात बोली है कि वी वुड लाइक टू इंक्रीज आवर ऑयल आउटफ्लोज टू इंडिया, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करी। और यहाँ पे एक दो दिन पहले दूसरे एक मीडिया प्लेटफॉर्म से बात करते हुए ये भी बोला कि अगर अमेरिका हमसे यूरेनियम खरीद सकता है एनर्जी के लिए, तो भारत हमसे फिर तेल क्यों नहीं खरीद सकता। तो जहां तक पुतिन से हमारे भू राजनीतिक कह लीजिए, डिप्लोमेटिक कह लीजिए, जो हमारे रिश्ते हैं, दोज आर वेरी वेरी सॉलिड। एक और बात जो लोगों ने काफी बोला कि साहब जो जॉइंट डिक्लेरेशन था, जॉइंट स्टेटमेंट था, उसमें हथियारों के बारे में बात नहीं करी गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे जो रोसोबोरोन एक्सपोर्ट करके कंपनी है, रशिया की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, उनके सीईओ आए और उनका नाम है अलेक्जेंडर मिकीव साहब, रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के सीईओ हैं, वो यहाँ पे आए। और ये वही कंपनी है जो Su-57E जो 5th जनरेशन फाइटर है, वो उसको बेचती है। सुखोई कॉर्पोरेशन का वो प्लेटफॉर्म है और उसको बेचती है। तो वो सारे के सारे लोग आए हैं, इनकी बातें हुई हैं, सब कुछ बातें हुई हैं हमारे सामने। ऐसा बहुत कुछ है जो नहीं बताया जा रहा, जिसके 3 मुख्य तौर पे कारण है रूबिका जी। नंबर 1, हमारी अमेरिका से भी ट्रेड डील चल रही है, जिसको हम साइन करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी, अगले 2-3 महीने में। हमारी यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील चल रही है, दूसरी बात है। और सबसे तीसरी बात है कि जो भारत इस वक्त यूरोप का प्रेशर पुश बैक कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रशिया एंड यूक्रेन वॉर, तो इस टॉक में मुझे लगता है काफी सक्सेसफुल है। मुझे लगता है बहुत इसमें प्रोग्रेस हुई है रशिया के साथ। और जिस तरीके से हमने बात करी है कि साहब हम नॉन डॉलर की ट्रेड करेंगे, डी डॉलराइजेशन की बात करी है। पुतिन साहब ने बोला है कि 96% ऑफ रशिया इंडिया ट्रेड इज ऑलरेडी इन नेशनल करेंसीज, मतलब कि हम लोग डॉलर का इस्तेमाल नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा साहब ने ये बोला था, अभी एक साहब है, मैं उनसे परिचित नहीं हूं, उन्होंने बोला था कि साहब बहुत ज्यादा ट्रेड इंबैलेंस है। बिल्कुल सच बोला उन्होंने, दैट इज वेरी ट्रू कि 90 to 92% रशिया के फेवर में ट्रेड है। लेकिन भारत ने पुशबैक करा है और बोला है कि साहब फार्मास्यूटिकल्स की बात कर लीजिए आप, फार्मास्यूटिकल्स की, केमिकल्स की, मशीनरी की, तो रशिया ने अग्री करा है कि ये भारत से हम लेंगे। इसके ऊपर भी बातचीत चल रही है, 2-3 महीने में डील साइन होगी और भारत फिर और ज्यादा रशिया को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो ये इसका लबोलबाब ये है आज की जो मीटिंग हुई थी। और भी कई सारी चीजें हैं कि 30 दिन का वीजा मिलेगा और 3.1 मिलियन इंडियंस जाके काम करेंगे रशिया में। बहुत सारी चीजों की बात हुई है। मैंने आपको ब्रॉड ऑयल, जो एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, वेपन प्लेटफॉर्म्स की बात है, और बाकी जो फिनटेक की बातें हैं, मैंने उसके बारे में 3 पॉइंट आपको बता दिए रूबिका जी। ओके, अब ये भी बता दीजिए, उसके बाद मैं इस डिबेट को आगे ले जाऊंगी। रशिया इज ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड्स विद चाइना, और मैंने अक्सर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर विपक्ष को ये कहते हुए सुना है कि जब रशिया से पूछा गया, उनके विदेश मंत्री से या रक्षा मंत्री से, मुझे याद नहीं पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि हम चीन के बहुत नज़दीक है। तो पूछा गया कि हिंदुस्तान के, तो बोले उस तरफ हमारी दिशा बिल्कुल निर्धारित कर दी गई है। यानी क्लोजनेस टू चीन इज नोन टू एवरीबडी, लेकिन भारत के लिए हम स्टिल, है ना, खोज रहे हैं। तो अब ऐसे में वो ब्रिजिंग का काम करेगा भारत और चीन के बीच में, कि भारत और चीन में से किसी को चुनना होगा तो किसी को चुनेगा कि नहीं चुनेगा? क्या जवाब है इसका? नहीं रूबिका जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से 4 से लेकर 6 महीने पहले एक रशियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट लीक हुई थी। इट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, आप लोग जाके देख सकते हैं, जो पैनलिस्ट हैं, जिसमें रशियन इंटेलिजेंस ने यह बोला था कि रशिया के लिए प्राइमरी थ्रेट चाइना है। तो लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि साहब आप तो सबसे घनिष्ठ मित्र हैं, ये सबसे बड़ा थ्रेट चाइना कैसे हो सकता है? रशिया ने बोला नहीं। लोगों को यह भी नहीं पता है कि रूस के लाखों स्क्वायर एकड़ एरिया में चाइना ने कब्जा कर रखा है, और वहां पे
पट्टे पे जमीन दे रखी है, मैं जानता नहीं लोग यहां पे समझते हैं पट्टे पे यानी अधिये पे जमीन दे रखी है, चाइनीज फार्मर्स वहां पे फार्मिंग कर रहे हैं रशिया की जमीन पे। तो ऐसी बात नहीं है कि रूस और चाइना इतने क्लोज हैं। हां, बिकॉज ऑफ वेस्टर्न प्रेशर, बिकॉज ऑफ यूरोपियन सैंक्शंस, बिकॉज ऑफ अमेरिकन सैंक्शंस, एक ऐसा माहौल बन गया है जहां पे रशिया को अपने सर्वाइवल के लिए चाइना की जरूरत है। और चाइना भी चाहता है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई चलती रहे, क्योंकि दुनिया का फिर दिमाग डाइवर्ट रहेगा रशिया यूक्रेन की तरफ। चाइना के ऊपर इतना लोग तवज्जो इस वक्त नहीं देंगे, चाइना के भी हित में, इसलिए चाइना फंड कर रहा है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रशियन इंटेलिजेंस ये मानता है कि चाइना से भी उनको थ्रेट है। ये बात, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, और इसीलिए कई चीज़ें, कई तस्वीरें साफ हो जाती है। फराज भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बताइए ना फराज किदवई जी, ये जो इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है, एक तरफ पूरी दुनिया की नज़र है कि रशिया के पुतिन और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तय कर रहे हैं, और एक हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स। आप तो खुद गीता पढ़ चुके हैं फराज भाई, एंड यू आर अ वेरी सेक्युलर फेस। ऐसे में जब कोई ये कहता है, हन्नान मोल्ला जैसा नेता, कि जिसके पास जो माल होगा वही देगा ना, इसके पास गीता माल है तो इसने गीता सौंप दी, सांप्रदायिकरण कर रहे हैं। रूबिका जी, देखिए, जिन साहब का आपने ये स्टेटमेंट बताया है मुझे, मैं इनको नहीं जानता हूं, बहरहाल बहुत ही घटिया टाइप का स्टेटमेंट है और ये उनको नहीं देना चाहिए था। लेकिन आपके माध्यम से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करूंगा, क्योंकि एक किताब है, हर्षवर्धन जी ने पढ़ी होगी, कि गांधी द इयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। उसमें गांधी जी जो अपने लेक्चर्स देते थे, तो उन्होंने गीता के वर्क विदाउट एक्सपेक्टेशंस के रिवॉर्ड की फिलॉसफी पर बार बार जोर दिया। और उसके हिसाब से जो कर्मा का अर्थ होता है, वो होता है कि जिसमें कि जो हम वो कर्म करते हैं जिसके लिए परिस्थितियां हमको बाध्य करती हैं, ना कि हम अपने फायदे के लिए जो कर्म करें, वो कर्म जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अब प्रधानमंत्री जी, बहुत अच्छी बात है, मैं तो बल्कि कहूंगा कि हर एक को गीता जी जो हैं वो मैं पढ़ता भी हूं। आपने बिल्कुल सही बोला कि गिफ्ट करना चाहिए और बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन कोई भी अच्छी किताब हो, होली बुक हो, उसको खाली गिफ्ट करना नहीं, उसको पढ़ करके और उसके ऊपर अमल करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जल्दी से मैं जरा 2-3 चीजों का जवाब दे दूं। अभी यहां पर बात हुई, आपने भी बोला, हर्षवर्धन जी ने भी बोला कि राहुल गांधी जो है ना, वो तो लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट भी क्या लोकतंत्र का मजाक उड़ाती है जब वो कहती है बनवारी लाल पुरोहित जी को कि यू आर प्लेइंग विद द फायर? मतलब एक गवर्नर के बारे में बोलती है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि इस देश में गवर्नर पैरेलल रूल चला रहे हैं। तो क्या ये लोकतंत्र का सुप्रीम कोर्ट मजाक बना रही है? सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द स्टेट पुलिस इज बायस्ड, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में बोलती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन उत्तर प्रदेश। तो क्या ये भी सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहा है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है किसने बोला? मैंने तो नहीं बोला कि लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। एक तो आपने मेरे ऊपर कंधे पर बंदूक रखकर जो ध्यान चलाना शुरू किया है। नहीं, मैं पूरी बात सुन लूंगी, बस इतना बता दूं कि मैंने कब कहा कि राहुल गांधी जो हैं, राहुल गांधी के लिए हम कह रहे हैं कि वो लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। वो तो राहुल गांधी जाने वो मजाक उड़ा रहे हैं कि नहीं उड़ा रहे हैं। मैंने तो फैक्ट्स यहाँ पर मेंशन किया है। और क्या फैक्ट मैंने रखा है कि राहुल गांधी ने ये कहा कि वो एलओपी के तौर पर नहीं बुलाए गए हैं। मैंने कब कहा? मुझे एक सेंटेंस आप याद दिला दीजिए। मैं अपने शब्द बहुत चबा चबा कर बोलती हूँ और बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलती हूँ फराज भाई। मेरे कंधे पर बंदूक मत रखिए आप। चलिए, आपने नहीं कहा होगा तो इस पैनल में किसी ने कहा, गालिबन हर्षवर्धन जी ने कहा। खैर चलिए, कोई बात नहीं। अब जरा से आगे बढ़ते हैं। जरा जफर भाई बहुत अच्छे, बढ़िया आदमी है, भारतीय जनता पार्टी के ये अच्छे प्रवक्ता हैं। इन्होंने अभी 2-3 बातें कह दी कि राहुल गांधी को क्यों बुलाया जाए, क्या वो दावत के लायक हैं? क्या कोई थर्मामीटर आपके पास है जो मुंह में लगा दिए और पता चल जाएगा कि हाँ इतना टेम्परेचर आ रहा है तो वो दावत के लायक है कि? अरे साहब, इस देश की जनता ने उनको दावत के लायक बुलाया है, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते बिल्कुल वो लायक हैं। और रही बात झूठ बोलने की, जफर भाई ने कहा कि अभी वो झूठ बहुत बोलते हैं इसलिए नहीं बुलाया गया। हाँ। अरे झूठ प्रधानमंत्री जी से ज्यादा कोई बोलता है कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, पेट्रोल 50 रुपए में बिकेगा, काला धन साफ हो जाएगा, तब तो फिर प्रधानमंत्री जी को भी ना मिलना चाहिए। मतलब ऐसी बेस सिर्फ पैर की बातें इतने बड़े शो में प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री जो है वो क्वीन विक्टोरिया ने बना दिया है।
लेकिन राहुल गांधी को एलओपी देश की जनता ने बनाया है, इसीलिए हम एलओपी साहब का वह हाथ तो जोड़कर मतलब अभिनंदन करें। जी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जी। अगर जनता चुनकर तो लेकर आई राहुल है गांधी तो को वो इस देश तो की जनता चुनाव ने नहीं आयोग बनाया, ने दिया रूबिका है ना। राहुल वो गांधी जी को इस गड़बड़ी देश तो की जो जनता है ने वो नहीं तो बनाया। ईवीएम से हुई है। राहुल देश- गांधी एलओपी बने ना रूबिका जी, वो तो अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने 1300 किलोमीटर की हाँ, तो यात्रा रूबिका जी, से, जो दिन रात उन्होंने सफेद टी शर्ट पहनकर तो सही बात मेहनत है, की है, सही बात है, लोगों के इसमें बीच क्या झूठ है? गए कोई वोट हैं, चोरी वो करके उससे थोड़ी बने ना हैं। बने। और अरे प्रधानमंत्री वो अगर प्रधानमंत्री डाल बने करके हैं थोड़ी ना तो वो बने। चुनाव कोई आयोग वोट चोर चोरी है, करके वोट थोड़ी ना चोरी बने। की है, मेहनत करके घुसपैठियों के बने। साथ इन लोगों ने नाइंसाफी भारतीय की है। जनता पार्टी अरे के खुदा साथ के वोट वास्ते चोरी नहीं की, थोड़े इसको थोड़े हाईलाइट आप नहीं इतने किया ज़हीन उन्होंने। आदमी, इतनी क्या बात किताबें कर रही पढ़ते हैं, लेकिन ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का देते हैं। इतनी किताबें माशाल्लाह पीछे आपने यहाँ पर इतनी सजा रखी है, और मैं तो जानती हूँ आप कितनी किताबें रखते हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन आप ज्ञान व्हाट्सएप वाला देते हैं। मुझे इस बात की शिकायत है फराज भाई आपसे। बहरहाल अब आपने अपने भाई का जिक्र किया है तो जफर साहब दे दीजिए जवाब इस बात का। वो बोला जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हाँ हाँ, सुप्रीम कोर्ट वाले मसले पर तो मैं मैंने बहस तो कर दूंगी रूबिका जी आपसे। वो सारी बातें बोली ना जो ना, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने वाले कही पे है। मैं बहस कर दूंगी फराज भाई, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो आप तुलनात्मक डिबेट में आ जाते हैं ना, तो फिर तुलना आप ऐसी जगह कर रहे हैं जहां गड़बड़ हो जाएगी सर। सब कुछ एकदम पानी में बह जाएगा। कहाँ गड़बड़ हो जाएगी? तुलना मत मैंने तो कीजिएगा। तुलना शुरू नहीं की। नहीं नहीं, वो तो रूबिका आपने जी, देख रूबिका लिया। जी, रूबिका जी, राहुल जी जफर इस इस्लाम लायक साहब नहीं जवाब है। दीजिए। रूबिका आपके जी, पैनल में यही तो कहा गया जफर ना कि इस्लाम राहुल गांधी- साहब रूबिका जी, अगर तुलना ही करना जवाब है, दीजिए, जवाब दीजिए। अगर तुलना ही कर अगर तुलना ही करना है लीडर ऑफ अपोजिशन का, तो तुलना कीजिए सर पुराने मैं, जितने लीडर अरे ऑफ तुलना अपोजिशन में मैं पीएम वर्सेस एलओपी नहीं कर रही थी, तुलना कर रही थी मैं जब लोकतंत्र जिंदा होता है वर्सेस जब लोकतंत्र मर जाता है, जब चुनाव आयोग जिंदाबाद हो जाता है वर्सेस चुनाव आयोग मुर्दाबाद हो जाता है, मैं उसकी तुलना कर रही थी। मैं पीएम और राहुल गांधी की तुलना नहीं कर रही थी, उसमें अभी बहुत समय है सर। वेट फॉर दैट टाइम। जफर इस्लाम साहब नहीं कह रहे तो एलओपी की जिम्मेदारी, एलओपी की भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और जो राहुल गांधी जी नहीं समझते हैं उन्हें देखना चाहिए कि पहले एलओपी किस तरह के होते थे। जैसे आप देखिए सुषमा स्वराज जी एलओपी होती थी, अडवाणी जी होते थे, इस तरह के एलओपी है जो अपनी जिम्मेदारियां समझते थे और जिम्मेदारियां समझते थे और लोगों का विश्वास भी जीतते थे। आज आपके पार्टी के लोगों का, आपके पार्टी के लोगों का भी विश्वास प्राप्त नहीं है। अब शशि थरूर नहीं, शशि थरूर कह रहे कि हम जाएंगे। अब ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरे भाई साहब ये तो समझिए शशि थरूर जा रहे। फराज भाई, जफर भाई, सुनिए, आप तो एक अच्छे प्रवक्ता हैं। आप दोनों शशि रुकिए, थरूर एक तो से लड़िए मत पूछिए ना, एक तो क्या लड़िए वो मत। उनका विश्वास जीत पाए हैं? लड़िए मत, नहीं लड़िए जीत मत। पाए हैं, तो जनता से क्या उम्मीद कर रहे हैं? हाँ मतलब लड़िए और भिड़िए मत दोनों आप। मैं तो बहुत छोटी से, हाँ आराम आराम से, मैं दोनों को 30-30 सेकंड नहीं ये लड़ना चाहते हो। मैं पहले बोल देता हूं कि देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन की भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने लिया है उसको समझ नहीं पा रहे कि उनसे एक्सपेक्टेशन डिलीवरेबल्स क्या है। Okay. उन्हें खुद से देखना चाहिए कि पहले एलओपी कौन होते थे, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अरे जफर इस्लाम साहब एक बार बुला देते ना, क्या परेशानी थी? लेकिन यहाँ पर जफर इस्लाम साहब बुलाने में क्या दिक्कत थी? आप बुला अरे भाई, इनवाइट कर डर- देते ना। कई ऐसे मौके हैं अब जब छोटे- आपने इनवाइट अब एक- किया और एक- खुद ही एलओपी नहीं आए हैं। गणतंत्र सुनिए। दिवस हो गया, स्वतंत्र दिवस सुनिए, हो अब गया, आपको ओथ सेरेमनी एक हो बहुत- गई चीफ जस्टिस की, ओथ सेरेमनी होगी वाइस प्रेसिडेंट की। ऐसे कई मौके आए जब एलओपी को इनविटेशन गया पर एलओपी साहब नहीं पहुंचे। इस बार भी आप भेज देते, क्या पता पंकज जी ना पहुंचते इस बार भी। सुनिए एक छोटी सी मिसाल देता हूं। जब देखिए किसी को भी आप अपने इनविटेशन देते हैं तो सोचते हैं कि ऐसा आदमी ना आए जो इसके आने से कोई ना कोई तकलीफ हो जाए वहां पर, इसलिए इनको नहीं बुलाया गया। सही है, तकलीफ हो जाए। तकलीफ ऐसा क्या कर लेंगे? घर की राहुल बात गांधी घर की पे तकलीफ रहती हो है, जाएगी बाकी लोगों को बुलाते सर। जफर हैं। इस्लाम साहब आप भी गजब करते हैं। अरे कोई ना कोई ऐसे तो होगी। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देंगे जो कि बाहर भाई से वहाँ आए हुए खाना मेहमान खाना के है, वहाँ सामने स्टेटमेंट कोई कहाँ जानी देना है ताले- प्रभु? वहाँ तो खाना खाना लेकिन है। ये समझाए कोई जिम्मेदार आदमी को समझा सकते, हाँ, बोलिए जिम्मेदार भाई, आदमी को बोलिए। समझा सकते हैं। नहीं, बट जब कोई आदमी रिस्पॉन्सिबल हो तो उसको जफर कैसे भाई, समझाएंगे? जफर भाई, आजकल क्या है ना कि 50 करोड़ के देखो भाई- गर्लफ्रेंड वाले से ओ, फिर आ आपके गए। पार्टी की अरे, रे, 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 पार्टी की रे। ज्यादा दोस्ती चल रही है। मैं ये आए, कहूँ, सो अरे करोड़ का आपकी ये। भी दोस्ती होगी, मोदी जी की भी दोस्ती होगी, इसलिए उनको मैं कह इनविटेशन रही हूँ, जाता ये है। इतनी मैं एक बहुत देर से बुनियादी क्या सवाल करता आप क्या हूँ। जफर सोच भाई रहे ने, हैं? एक सेकंड, जफर भाई ने ये कहा कि वो लायके नहीं है दावत देने लायक, तब तो आपने अपराध किया है जो 4 राष्ट्राध्यक्षों से राहुल गांधी को पिछले साल से मिलवा दिया। ये अपराध है। ओके हर्षवर्धन जी आखिरी कमेंट सर।
देखिए रूबिका जी, मैं पूरी बहस सुन रहा हूं तो एक बात बार बार मैं कह रहा हूं कि ये तुलना नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी गुजरात में 99 पर गए तो वोट चोरी नहीं कही। नरेंद्र मोदी देश में 240 पर आए तो वोट चोरी नहीं कही। नरेंद्र मोदी लोकतंत्र और देश की जनता का अपमान नहीं करते। राहुल गांधी जनता का अपमान करते हैं, लोकतंत्र का अपमान करते हैं। अगर फराज भाई को नहीं समझ में आ रहा है तो उदाहरण के साथ समझा दे रहा हूं। कॉन्फिडेंस ले आइए राहुल गांधी लाल किले पर नहीं पहुंचते हैं, राहुल गांधी उन अवसरों पर नहीं पहुंचते हैं जहां एलओपी की कुर्सी खाली रह जाती, जहां पट्टी लगी रह जाती, और तो और खरगे जी भी नहीं पहुंचते। नहीं सर, अब वक्त की कमी है। पंकज जी आखिरी सेंटेंस, पंकज जी आखिरी सेंटेंस सर, पंकज जी प्लीज। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि 240 पे आए नरेंद्र भाई मोदी तो वोट चोरी उन्होंने नहीं कहा। अरे वोट चोरी की तब तो 240 आ गई, वरना तो 161 थी। 161 प्लस 79। पंकज जी हाउ वेरी ऑप्टिमिस्टिक है ना, क्या How बिना very समझ की optimistic बिना सिर पैर की बात करते हैं आप लोग भी। गजब हो गए, पैसे अद्भुत पैर है। की बात देश नहीं ये की है। जनता सोशल का मीडिया, अपमान मैं कह रही करिएगा। हूँ पंकज जी, आप इस सोशल ऐसे मीडिया से मजाक करके जितना आपको जल्दी लगता हो है कि जनता सुन सके नहीं आप रही। अपने तमाम साथियों को और दूर कर दीजिए। ग्राउंड पर रहेंगे तब जाकर चीजें ज्यादा अच्छे से पता लग पाएगी। लेकिन देखिए जनरली मेजर गौरव आर्या जो है वो इस तरीके से पॉलिटिकल डिबेट में तो नहीं बैठते हैं, पर आज हिस्सा बन गए आप और दर्शक के तौर पर ही हिस्सा बने। बाकी जो काम की बातें थी वो तो हुई, और जो यहाँ पर लोकतांत्रिक भिड़ंत जिसे कहते हैं वो भी हुई, आपने देखा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, थैंक यू सो मच जाफर जी। यहाँ पर हमारे साथ फराज भाई भी थे, मेजर आर्या भी थे, सतीश केसिंग साहब थे, पंकज जी थे और हर्षवर्धन जी थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए गूंज न्यूज़ 18 इंडिया।